ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करना है। इंटरकैलेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इंटरकैलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्राफाइट, हेडिंग डालना। ठीक है, ग्राफाइट ही चल रहा था ना, देखो इसके बारे में। ठीक है, ग्राफाइट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, towards atoms and ions that। अच्छा, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो ग्राफाइट के लेयर्स जो रहते हैं ना उनके बीच में पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। इसको बोला जाता है इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये ग्राफाइट बनाते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स क्वेश्चंस देख लो। जैसे एग्जांपल, ग्राफाइट जो है, सर ये स्लाइड से शुरू किए हैं ना? हाँ यहीं से स्लाइड से शुरू किया। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात से जान लो बस। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है। इंटरकैलेशन समझ में आया? ये बेसिकली ये जो लेयर्स हैं उनके बीच में पोटेशियम आयंस घुस जाते हैं, K+। ठीक है, ये बेसिकली कौन कौन से रिएक्शन के साथ करता है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सबके साथ इंटरकैलेशन बनाता है। ठीक है, सर उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक, आयनिक वही बताने वाला हूँ, आयनिक बॉन्ड ही होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, जल्दी कॉपी करो। सर ये फर्स्ट पेज है ना? हाँ, फर्स्ट पेज। जल्दी कॉपी करिए। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर इंटरलेयर डिस्टेंस बढ़ जाता है। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है। कंपेयर टू नॉर्मल ग्राफाइट। ऐसा क्या रीजन होगा? ये तो सिंपल चीज है ना, पोटेशियम आयंस बीच में आ जाएंगे तो थोड़ा सा क्या करेंगे, जगह लेंगे, तो थोड़ा सा इंटरलेयर डिस्टेंस जैसा कि नॉर्मल ग्राफाइट में होता है, और इसमें थोड़ा सा इंटरलेयर डिस्टेंस बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ के एटम्स। सर वो हेडिंग क्या लिखा है स्टार्ट में? इंटरकैलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्राफाइट, इंटरकैलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्राफाइट। इंटरकैलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्राफाइट।
हाँ जल्दी कॉपी करना। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है। हो गया सर। हो गया। सर एक सेकंड सर हाँ सर एक सेकंड सर रुको। हाँ ठीक है कर लो। इसके बारे में बस कुछ चीजें जाननी है, ठीक है? जितना चीजें बोल रहा हूँ उतना जान लो। ग्राफाइट एक सर इंटरलेयर डिस्टेंस है ना? हाँ मतलब जो नॉर्मल ग्राफाइट होता है उसके बीच में इस लेयर्स में कहीं टर्म्स आ जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है। सर सुनाई नहीं दिया, ठीक आपकी है, आवाज कट रही। ये बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल ग्राफाइट में जो इंटरलेयर डिस्टेंस है और इसमें जो इंटरलेयर डिस्टेंस है बढ़ जाता है। जैसे ही पोटेशियम एटम्स बीच में आते हैं लेयर्स के बीच में तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ओके सर, हो गया। ठीक है, नॉर्मल ग्राफाइट से ज्यादा तो कुछ प्रॉपर्टीज जाने हैं सर कि वो एक तो पोटेशियम के साथ कार्बन 8 है क्या? कार्बन 8 के? हाँ कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, सुनाई कार्बोनेट है। नहीं दे रहा। हाँ हाँ कार्बोनेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसका। ये जो इंटरकेलेशन लिख रहे हैं ये इंटरकेलेशन एल्कली मेटल मोर कंडक्टिंग देन ग्राफाइट। ग्राफाइट तो कंडक्ट करता ही है, ये और भी कंडक्टिंग है। ठीक है, इसमें देखो क्या आता है। इसमें पोटेशियम, ये बनता कैसे है? पोटेशियम एटम्स ग्राफाइट को रिड्यूस करता है। बाय डोनेटिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी से आया है तो इसको याद ही रखना पड़ेगा। 5 स्टार बैंड। ठीक है, सब याद रखना, मतलब बेसिकली याद रखना है कि ये ज्यादा कंडक्टिंग होते हैं, बस दे आर मोर कंडक्टिंग। दीज आर पैरामैग्नेटिक। सर 5 स्टार बैंड है वो? हाँ पाई स्टार बैंड, पाई स्टार बैंड। ये कंडक्टर्स में करोगे, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड होता है तो इसको याद रखना है बस। ओके सर। बस इतना इंपॉर्टेंट। अच्छा, और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। इंपॉर्टेंट वाला C8 के है, बट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ alkali material। बस इतना याद रखना।
बेसिकली लिखी लो, बता देता हूँ इसमें स्टेजेस कौन कौन से हैं। पहले C60M बनता है फर्स्ट स्टेज, उसके बाद C48K बनता है, उसके बाद C36K बनता है। सर एम मतलब मेटल मेटल और C8 की, ठीक है। तो पहला ये फर्स्ट स्टेज ऐसे बनता है ये बेसिकली। C8K ऐसे बनता है, दिस इज स्टेजेस। शायद मेरे ख्याल से 6 पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसके स्टेज है? ये सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, ये जैसे पोटेशियम आता है ना तो पहले डायरेक्टली C8 नहीं बनता है, पहले C60 बनता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। दिस इज स्टेजेस के बीच में हो क्या रहा है? बेसिकली पोटेशियम एटम्स लेयर्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। खैर मेरे ख्याल 6 पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पहला 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मैंने से बता दिया स्टेजेस है। चलो आगे बढ़ूं। ठीक है, रिकॉर्ड लिख लो। इंटरकेलेशन कंपाउंड्स और भी बनते हैं, और ये इंटरकेलेशन कंपाउंड्स हैं ऑक्सी एसिड्स के। इसमें कार्बन H2SO4, सर के एटम्स पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। नहीं नहीं पूरा के एटम्स नहीं, पूरा चीज, मतलब वो जो इंटरकैलेशन कंपाउंड्स हैं उनके पाई स्टार ऑर्बिटल में चला गया ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ब्लू, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हाँ H2SO4 के साथ ही बनता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेफाइट टेक्स प्लेस। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंटरकेलेशन। जिसकी भी कंडक्टिविटी हायर है। सर ऐसा कोई केस है जिसमें कंडक्टिविटी लो हो जाती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस इतना याद रखना, ये भी बस H2SO4 के साथ। बस हो गया इतना, ठीक। सर वो मुझे पूछना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सर जो
अपने नॉर्मल 3D वाले हैं उनको छोड़ के बाकी किस किस का आउटर कॉन्फिगरेशन याद करना है? 3D वाले में देखो तुम्हारे पास मैक्सिमम का तो अगर तुमको 3D का याद है तो उनके ग्रुप का वही होता है, लेकिन तुम पैलेडियम थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कियोगे तो पैलेडियम प्लैटिनम इन सब का थोड़ा याद रखना। जनरली अगर पहले का याद है तो बाकी ग्रुप में वही काम करता है। NH2 अगर किसी का NH2 NP2 है तो, या ND5 है कुछ समथिंग है तो बाकी भी वही ट्रेंड में करता है। बट पैलेडियम का थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, उसको याद रखना। पैलेटिनम थोड़ा याद रख लेना, AU याद रख लेना, ठीक है। बाकी तो उसी तुमको याद मत करो, पर देख लो डाउन द ग्रुप की वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं है। पैलेडियम थोड़ा एक्सेप्शनल है, उस सबको याद रखना है। तो पैलेडियम, प्लैटिनम और गोल्ड। हाँ, गोल्ड और AU और सिल्वर वाला भी AUAG सब याद रख लो। बाकी मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से बाकी सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो ऊपर वाला है वही है, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी इंटरकलेशन कंपाउंड बनाता है। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ग्राफाइट का एक और रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वाला, इसको भी याद रखना। मेलिटिक एसिड बनाता है। मेलिटिक एसिड इज नथिंग बट E। ठीक है, बस इतना याद रखना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ मेलिटिक एसिड, इसका नाम है ग्राफिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सर ये बहुत अनस्टेबल नहीं होगा? नहीं नहीं, ये नहीं है, बनता है बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। सर बट इसमें स्टेरिक इंटेंस बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी एग्जिस्ट तो करता है। मतलब इतना अनस्टेबल नहीं है कि बना नहीं है, स्टेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। बना नहीं है, इतना अनस्टेबल नहीं है कि इसको यूनिवर्स ने बनाया नहीं है, बना तो है ही। ठीक है, चलो लास्ट में फुलरीज में चलते हैं। सर जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सो एसिड्स होने चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा H2SO4 समझ लो या कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो फुलरीन्स जो हैं बेसिकली स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल मतलब क्या? स्फीयर लाइक, केज लाइक मॉलिक्यूल्स, ये भी एलोट्रोप में आता है, ठीक है। C60 को शेप, किसका शेप है ये? फुटबॉल। इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। contains 26 membered, ट्वेल्व 5 membered है। कॉपी करने तो बोलना, जल्दी कॉपी करो।
अभी कर- हाँ सर। यस सर। एक सेकंड। अश्लेष कौन सा टॉपिक बताना, कहाँ पर मिला? 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया। अरे यार। अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बस एक बार स्ट्रक्चर देख लो बस, ठीक है। इसमें 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है, बनाने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कर्व्ड है। देखो हर 5 मेंबर रिंग जो है ना वो 6 मेंबर रिंग से फ्यूज्ड है। 5 मेंबर 6 से फ्यूज्ड है, बट 6 वाला 5 से भी फ्यूज्ड है और 6 से भी फ्यूज्ड है। तो लिखाने वाला हूं, अब स्ट्रक्चर एक बार कॉपी नहीं करना है, ठीक है, उसको बस देख लो एक बार। मैं हटा रहा हूं, ठीक है। देखो जो भी पॉइंट है ये लिखो। सर ये सब पूछते हैं क्या? हाँ ये सब पूछते हैं, जितना लिखा रहा हूँ सब। इनऑर्गेनिक में इंफॉर्मेशन है यार, इंफॉर्मेशन ही पावर है यहाँ पर, ठीक है। जितना इंफॉर्मेशन रखोगे उतना अच्छा होगा, तो इंफॉर्मेशन जितना कर लो। अब करना कैसे है तो वही मैंने बताया, डेली देखते रहो बस। एग्जाम अभी तुमको इस साल थोड़े देना है, अगले साल देना है तुम लोगों को, तो आराम से करो अपना, ठीक है। ये भी एरोमेटिक होता है। और 2 टाइप्स के बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व किए गए हैं। वन 43.5 पिकोमीटर एंड 138.3 पिकोमीटर। सर इसमें रेजोनेंस होता है? हाँ हाँ एरोमेटिक है। हाँ एरोमेटिक। अब वैसा वो वाला रूल से मत लगा देना 4n+2, लेकिन एरोमेटिक याद रखना, इसमें भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो फिर कैसे एरोमेटिक है सर? 5 बॉन्ड तो है ही नहीं। तुम लोग नहीं नहीं वो है, वो तुम जो किए हो वो बहुत ही सिंपलेस्ट केस की हो यार। तुम लोग तो अभी जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सिर्फ दुनिया 4n+2 है, तुम्हारे लिए बस है। आगे ऐसे जरूरत नहीं है, जबकि कर्व्ड भी है, उतना प्लेनर भी नहीं है, बट येट इट इज प्लेनर इनफ कि एरोमेटिक हो जाता है। देखो एक्चुअली में चीजें वैलेंस बॉन्ड थियरी से उतना नहीं आया जितना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आया। वो तुम लोग ज्यादा वैलेंस बॉन्ड पढ़ते हो, क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में। तो चीजें बहुत सब एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो इतना याद रख लो, हो गया, ठीक है। अच्छा एक एलोट्रोप्स में एक और है टिन डिजीज, इसको भी देख लो। टिन के 2 होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटिन, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर, और
ये होता है बीटा टी। वाइट टी बता रहा हूँ उसको क्या है, इसका कॉपी करूं। इसके 2 एलोट्रोप्स होते हैं टिन के। इसमें इस पे भी देखो क्वेश्चन आ गया है अभी, टिन डिजीज होता क्या बताऊंगा। कॉपी कर लिया। सर अल्फा एसएन है ना? हाँ अल्फा और बीटा। चलो आगे बढ़ो। हो गया सर। ठीक है, देखो इस पर, अब देखो इस पर भी एक साल जेई मेन क्वेश्चन पूछ लिया था यार। अब व्हाइट टिन और ग्रे टिन, देखो सिंपल सा कहानी है, बट व्हाइट टिन मेटालिक, ठीक है, और वो ग्रे टिन। तो पहले देखो जो कहानी बता रहा हूँ क्या था इसके पीछे और क्या पूछा था क्वेश्चन। पहले तो प्रॉपर्टीज लिख लो, एरोट्रोप्स होते हैं। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इफ सर वो टिन क्राइल सर पिछले वाले पेज पे लास्ट सिर्फ अल्फा टिन और बीटा टिन ही लिखवाया था, हाँ हाँ टिनक्राई वो, उसका नाम अरे नहीं यार वो लिखवाया था। होता क्या है, बारिश में कभी कभी होता नहीं, ऊपर में टीना लगा रहता है तो आवाज करता है, वो टिनक्राई क्या? वही। अरे बारिश में वो ऊपर में कभी कभी गिरता है तो आवाज नहीं आता है, ऊपर में कहीं टीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो ऊपर में लगा रहता है, वो टिनक्राई ही है। तो बस लिख लो इसको, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद ये बता रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बिलो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, देखो इसमें होता क्या है, देन metallic form of tin converted to crumbled grade, इसको टिन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। इस पर देखो जेई मेन कैसे क्वेश्चन पूछा था, कहानी है, मतलब चूंकि बुकलेट में दिया है इसलिए बता दे रहा हूँ। कहानी जो जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है, नेपोलियन है ना, वो एक वॉर हारा था, कुछ ऐसा, पूरा मुझे नहीं मालूम है, बट ऐसा कुछ है कि हाँ उनके सर, हाँ ये सोल्जर्स, मैंने भी देखा था। हाँ ये वाला इस पर क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसका क्या था, टिन के बटन्स, वो लोग टिन वाला बना लिए थे बटन टिन का, और चले गए एकदम ठंडे रीजन में। तो एक फॉर्म है मेटालिक और एक फॉर्म है पूरा क्रम्बल्ड पाउडर, खत्म ही हो जाएगा। तो जैसे ही ठंडे रीजन में चल गए ना, तो पूरा का पूरा टिन वो मेटालिक वाला चेंज हो गया ग्रे वाले में। उस समय केमिस्ट्री पता नहीं, उनको आता नहीं था, सबको ठंड से ही मर गए, या फिर ठंड से मरे कि पता नहीं क्या हुआ, वॉर हार गए। और इस पर क्वेश्चन जेई मेन पूछा है, इसीलिए मैंने कहानी लिखा दिया। किधर हाँ ये किधर किसी, से कुछ। हाँ तो ये पूछा है, तो इसीलिए मैंने बोला इन्फॉर्मेशन, कहानी सब जान लो, तुम ये मत समझो कि दिया है कि नहीं। हाँ बोलो। सर अल्फा टिन मतलब वाइट टिन ना? हाँ अल्फा टिन नहीं, अल्फा मतलब ग्रे टिन था। और बीटा मतलब व्हाइट, ठीक है। मेटालिक कौन सा होता है, व्हाइट होता है, तो मेटालिक फॉर्म क्रम्बल हो जाता है और ग्रे में बदल जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं टिन डिजीज। इसका इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, बस इतना जान लो, आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो कौन सा फॉर्म होता
बीटा टिन है व्हाइट वाला मेटालिक, और ग्रे टिन है अल्फा, दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, तो वो नहीं जानना है आपकी स्ट्रक्चर्स, वो वही है सॉलिड स्टेट आ गया, पैकिंग अलग अलग है, बट एक मेटालिक होता है और एक थोड़ा सा क्रम्बल्ड वाला फॉर्म रहता है बेसिकली, नॉट दैट मेटालिक इन नेचर। तो मेटालिक वाला व्हाइट है वो ग्रे में बदल जाता है अगर टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया तो वही हो गया था कहानी है उस पर। तो एक्टिन डिजीज का एक कहानी आता है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। सर ये कोई भी टिन के उसके साथ हो सकता है? ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, कोई भी टिन नहीं, टिन के बहुत इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनमें से ये वाले। अच्छा सर तो ये उसके बाद आया सिलेबस में कि पहले से था? मतलब पहले से था मतलब समझा नहीं। ये क्वेश्चन पूछने के बाद आया ये सिलेबस में 10 ये क्रैक मुझे नहीं पहले से मालूम है, था? ये देखो ये मुझे नहीं मालूम कि अब कब आया था, बट इतना है ये क्वेश्चन जब भी आया है। अब ये देखो ये इन्फॉर्मेशन कहीं दिया नहीं है, वही मैंने बोला ना, ये तुम्हारा आया है 2004 में, अब तो अब पता नहीं कब ये है, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन जितना जान लो, ये इसका मालूम नहीं है। इसीलिए नोट्स बहुत एक्सटेंसिव दे रहा हूँ, लिखते जाओ बस, इतने के बाद पूछेगा नहीं, इतना हो सकता है, सर ये ठीक है। टिन के प्रॉपर्टीज है ना? हाँ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे, ये हो गया सर ये पूरा टिन खत्म। के प्रॉपर्टीज लिख रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा ग्रुप 14 का हेडिंग ही चेंज है। पहले हम लोग एलिट्रोप्स कर रहे थे तो एलिट्रोप्स हो गए, ठीक है। कॉपी करो। चलो हो गया। हाँ सर। टिन के बारे में ये लिख लेना, टिन अगर कॉन्सेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर दिया जाए तो फिर ये H2SnO3 बनाता है, याद रखना इसको, इसको बोलते हैं मेटास्टैनिक एसिड। सर ठीक है, दिस इज नोन एज मेटास्टैनिक एसिड। सर लास्ट स्लाइड में लास्ट में अपने H1 SN हाँ, Sn को अगर डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूट HNO3 में तो SnNO3 होल ट्वाइस बनता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में करते हैं तो ये बनता है। ओके सर। बस वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेटेड वाला पूछ देता है, क्योंकि टिन नाइट्रेट नहीं बन रहा है, जनरली बच्चे लोग टिन नाइट्रेट ही बना देंगे, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर तो लास्ट स्लाइड में आपने टिन नाइट्रेट लिखा था, वो क्या करना? डाइल्यूट HNO3 था, डाइल्यूट HNO3, अच्छा और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, हाइड्राइड्स तो सभी बनाते हैं,
लेड बहुत कम बनाता है, ठीक है, लेड के हाइड्राइड्स बहुत कम है। अच्छा, सिलिकॉन के हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइलेंस। जैसा कि कार्बन के हाइड्राइड एल्केन्स, इसको बोलते हैं साइलेंस। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं साइलेंस का, सेम SiNH2n+2। चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। अच्छा, इसमें याद रखना, इस पर एक क्वेश्चन आता है, साइलेंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। क्या क्या रीजंस हैं? सर वो लास्ट स्लाइड में साइलेंस का जनरल वाला क्या लिखा था आपने? सेम जैसा कि एल्केन्स का होता है, SiNH2n+2। अच्छा। ठीक है, बट पूछता क्या है क्वेश्चन, साइलेंस आर मोर रिएक्टिव, रीजन। पहला रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। दूसरा रीजन, लार्ज साइज। लार्ज साइज होने से क्या होता है, आसानी से एक दूसरे अटैक कर सकते हैं। और तीसरा है पोलैरिटी भी, ग्रेटर पोलैरिटी बेसिकली। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी उतना ज्यादा नहीं है, बट इसमें थोड़ा पोलैरिटी और यहाँ पर थोड़ा चेंज भी है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? और कार्बन एच में क्या होता है, सॉरी यहाँ उल्टा है। देख लो, पोलैरिटी भी चेंज है थोड़ा। सर कार्बन पे रहेगा ना? पोलैरिटी थोड़ा चेंज है, ठीक है, यहाँ थोड़ा। तो ये सब रीजंस होते हैं। रिएक्शंस लिख लो। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका? SiCl4 को डाल दो LiAlH4 में, तो ये बन जाएगा SiH4। रिएक्शन 2 लिख। सर CH का बॉन्ड तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है ना? हाँ ऑलमोस्ट, इसीलिए पोलैरिटी थोड़ा तो है ही, इसलिए वो दिखा दिया हूँ, बट ऑलमोस्ट दिस इज नॉन पोलर, बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि फिर भी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोलेंगे कार्बन ही। तो सर सिलिकॉन हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
हाँ हाँ, और अच्छा खासा थोड़ा पोलैरिटी। अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन तक आते आते सेम हो गया, तो अब कार्बन से नीचे जाओगे तो पोलैरिटी अब बढ़ेगा वहां से, इसीलिए वो सब रिएक्टिव है। तो साइलेंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तीन कारण है, याद रखना। जैसे ऑर्गेनिक में मीथेन प्लस वाटर का कोई रिएक्शन नहीं देखोगे, बट देखो यहाँ देख रहे होगे। और देखो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म लगाएं तो H प्लस जो है वो किस पर जाएगा, H माइनस पर। पानी को ब्रेक कर देता है ना H प्लस और OH माइनस, तो ब्रेक कर दो तो बन गया H2 गैस। चलो आगे। सर वेट प्लीज। सर H सिलिकॉन पे क्यों जा रहा है? अब पानी का कैसे करते थे मैकेनिज्म, हम लोग H2O को ब्रेक करते थे ना हाँ। H प्लस और OH माइनस में, हाँ तो ज्यादा H प्लस किधर जाएगा, जहाँ नेगेटिव, तो SiH4 में ब्रेक कर दो बॉन्ड को, तो सर, H but प्लस और H SI माइनस पे मिलके तो कौन सा प्लस गैस है। बनाएगा, H2 बना ना। SI पे तो डेल्टा प्लस है ना, हाँ हाँ, तो क्या हो वहाँ गया पे फिर। OH जाना चाहिए ना। हाँ वही तो हो रहा है, वो चीज आया ना, ये हो रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक करता था, हो गया। अच्छा हाँ हाँ, ओके तो सॉरी। ऐसा ही हाँ हाँ ठीक तो हो रहा है, बेसिकली ऐसे ही करते हैं ना। शॉर्ट में क्या बताए थे, बस बॉन्ड को ब्रेक कर दो पोलैरिटी वाइज H प्लस OH माइनस। हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर वही। चलो आगे बढ़ो। So please wait, sir. अरे यार बताओ क्या था, कौन सा चीज लिखना था, कौन सा रिएक्शन बताओ। So SiH4 plus O2 वाला sir. ये रिएक्शन लिख लो, SO2 प्लस H2, और NaOH के साथ ही रिएक्शन कर। ठीक है। अच्छा दूसरा ऑक्साइड पर। अच्छा ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, CO2 SiO2। अच्छा न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन कौन से होते हैं, और CO, याद रखना ऑल न्यूट्रल ऑक्साइड्स। H2O। हाँ सॉरी सर। हाँ पानी तो रेफरेंस ही है, पानी भी न्यूट्रल ही है पानी। ठीक है, PbO का रेड फॉर्म कभी कभी नाम पूछ देता है, लिथार्ज बोलते हैं। मैसिकोट। Pb3O4 बेसिकली मिक्स्ड ऑक्साइड है। CO2 तीन और लेड के ऑक्साइड्स मालूम ही है, क्या बताए थे, दे आर अच्छा C3O भी करेक्ट, C3O, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है। सर वो येलो फॉर्म क्या है? मैसिकॉट, MASSICOT, CO2।
सर वो PbO2 है। PbO2.2 हाँ के नीचे SnO2 के साइड। हाँ PbO2 मतलब बेसिकली टिन के और लेड के हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, ये पहले भी कर चुके हो। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कौन कौन है? CO, NO और N2O। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अच्छा ऑक्साइड्स में पहले हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मालूम है कैसा होता है इसका? ऐसा, ठीक है। अच्छा इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? इसको ऑक्जेलिक एसिड। इसमें जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो बनता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला K4FeCN6 प्लस H2SO4 plus H2O. This gives K2SO4 plus FeSO4 plus C. यहीं पर लिख लेना if dilute H2SO4 is used, then HCN gas is obtained. Important reaction, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें प्लस HCN होगा ना? हाँ अगर डायरेक्ट, बाकी सब हाँ। देखो इसमें बेसिकली देखो इसको भी कर सकते हो मैकेनिज्म वाइज। अगर हुआ है देखो Fe+2, देखो इसमें हो क्या रहा है, मुझे बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है जो जितना पूछा जा रहा है। सॉल्ट्स तो बनेंगे यार, सल्फेट है वहां पर K+ है, तो चलो सॉल्ट्स तो बना लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर है? Cn- है, K4FeCN6- में शॉर्टकट याद करने का तरीका, Cn- जरूर पानी से H लेकर के HCN बना होगा, पानी भी है ना। ऑर्गेनिक जब होता है वॉइस ब्रेक हो HCN का हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा वॉइस और कॉन्सेंट्रेटेड H2 रुको ठीक हो जाएगा। अभी आवाज आ रहा है? अभी क्लियर है सबको? हाँ नहीं सर। सर। है ना? अभी आवाज आ रहा है? नहीं देखो ये बोल रहा हूँ
Cl माइनस जो है वो पानी से, Cl माइनस लिगेंड होगा तो पानी से वो HCl बना लिया होगा। HCl को जब पानी में डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक में आगे करोगे, CN का हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है HCOH, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जरूर यहाँ से वो H2O बाहर निकाल दिया होगा, तो क्या बच गया, CO बच गया होगा। ये समझा? हाँ सर। यही तरीका होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 जो है वो उतना डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं हुआ होगा स्ट्रॉन्ग, तो CO नहीं निकाल पाया होगा, तो HCN का ही कुछ फॉर्म आपको मिलेगा, क्योंकि पहले HCN बना होगा, HCN से आगे वो फॉर्मिक एसिड बन करके पानी निकला होगा तो CO बना होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2 यूज करते हैं, याद करने का तरीका, तब CO मिलता है। सर वो FeSO4 में पूरे पे 4 है SO में या सिर्फ O4 है? K4 है ना, K4 एफिशिएंसी ना, किसमें? नहीं, वो नीचे FeSO4 में। FeSO4 है ना, K2SO4 plus FeSO4 plus अमोनियम सल्फेट प्लस CO। चलो आगे बढ़ो। ये भी प्रिपरेशन है। सर लास्ट पेज पे लास्ट लाइन वही था ना, HCN गैसेस ऑब्टेन्ड। हाँ बस बस, HCN मिलता है अगर डाइल्यूट यूज करते हैं, और मैंने उसका भी थोड़ा रीजन दे दिया कि क्यों वहीं तक रुक जाता है, आगे खींच नहीं पाता होगा। CO प्लस H2O क्या बोलते हैं मालूम है ना? वाटर गैस। तो वो लास्ट वाले रिएक्शन में CO के साथ HCN मिलता है, खाली HCN मिलता है? नहीं CO नहीं मिलता है, HCN नहीं मिलता है। CO तब मिलेगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग बहुत स्ट्रांग हो, फॉर्मिक एसिड से निकाल दे पानी, बट वो डाइल्यूट करते हैं तो CO नहीं मिलता है, HCN ही मिलता है। ठीक है, ये सब प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, ऑक्साइड्स में अगर मैं स्टीम के जगह एयर यूज करूं तो देखो इसमें क्या है, उसमें N2 के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। टेम्परेचर उतने याद नहीं रखने हैं लेकिन फिर भी, तो CO प्लस N2 बनता है, और CO प्लस N2 इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, याद रखना नाम, एंड CO प्लस H2 नोन एज वाटर गैस। ठीक है, बोथ आर इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। प्रोड्यूसर गैस लेस एफिशिएंट, ये भी लिख लो, प्रोड्यूसर गैस लेस एफिशिएंट देन वाटर गैस। और एक और फ्यूल होता है, ये भी लिख लो, ये लिखा नहीं है कहीं बट इसको भी इंफॉर्मेशन की तरह लिख लो, कोल गैस भी एक फ्यूल है, याद रखना क्या क्या होता है कोल गैस, CO, CH4, CO2 और H2। खैर इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, याद रखना, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस।
हो गया सर। 1 मिनट। चलो नोट कर लिया होगा सब लोग, नोट कर लिया? हो गया ना नोट? हाँ सर। अच्छा, एक प्रेपरेशन में एक और वो ऐड कर ही लो यार, एक तो जब मैंने बता ही दिया इसको, ये भी लिख ही लो प्रिपरेशन में ही। अभी हम लोग ने जस्ट बताया फॉर्मिक एसिड में अगर तुम डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद है ना, K4FeCN6 बताने के लिए बताया ही था अभी। तो CO1, तो K4FeCN6 वाला जो है ये प्रिपरेशन, इसको भी ऐड कर लेना प्रिपरेशन में, ठीक है? अच्छा, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अच्छा, पहला CO जो है ना, इसका डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। क्या रीजन होगा इसका? जबकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, तो इसको पोलर होना चाहिए बहुत ज्यादा, बट ध्यान दे रहे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ, तो दिस इज इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो एक इस पर भी क्वेश्चन याद रखना, बैक बॉन्डिंग से डाइपोल मोमेंट पे फर्क पड़ता है। जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड, दीज आर हाईली पोलर, बट यहाँ पर तो साइंटिस्ट लोगों को लगा था कि यार 3 कार्बन ऑक्सीजन इसका बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटली 0 है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 0। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, बट इट्स क्लोज टू 0। और रीजन क्या है? ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन को, तो थोड़ा पोलैरिटी इस डायरेक्शन में आता है बैक बॉन्ड, ठीक है? कलरलेस, ओडरलेस। अच्छा, बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम। अच्छा, ये तो मालूम ही है, इट इज टॉक्सिक। क्या रीजन होगा ये? इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, वो हाँ, कॉम्प्लेक्स आयन। होमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कार्बोक्सी और हीमोग्लोबिन। हाँ, वेरी गुड। और ये भी ध्यान आ रहा होगा, हम लोग ने किया था कि ये बैक बॉन्डिंग के कारण बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो टूटता ही नहीं है, इसीलिए डेथ हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन हट जाता है, ठीक है? एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विच इज मोर स्टेबल देन जो ऑक्सीजन बनाकर बैठा हुआ है। और ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज देख ही रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी करो। चलो, हो गया? हटा रहा हूँ, ठीक है?
जो भी पॉइंट है लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ निकल, ये मेटलर्जी में करोगे, ठीक है। Na जो है निकल CO के साथ NiCO4 बनाता है, वोलेटाइल, और इसके बारे में चीजें हम लोग पहले से जान चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर दे रहा हूँ। हाइब्रिडेशन याद है कितना होता था? sp3 टेट्राहेड्रल, ये आप मेटलर्जी में करोगे। बेसिकली होता क्या है, हल्का जान लो, देखो क्या होता है। Na प्लस CO को अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे खत्म करोगे ना, रिएक्शन कराओगे, तो पहले तो NiCO4 मिलेगा, ये वोलेटाइल है, ठीक है। और इसको जब फिर गर्म करते हो 180 पर, तो वापस Na और CO मिल जाता है। तो निकल को अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज मॉन्स प्रोसेस। खैर ये मेटलर्जी में करोगे, ठीक है। अच्छा, CO प्लस Cl2 क्या बनाता है? COCl2, COCl2 का नाम फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस। ठीक है। NaOH लिक्विड के साथ भी CO का रिएक्शन देखा गया है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर से, ठीक है। कॉपी करो। हटा रहा हूं, ठीक है। कुछ एक बोल नहीं मिनट रहे सर, हो? एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ ठीक है। हो गया सर। अच्छा, CO को H2 के साथ, ये भी रिएक्शन शायद ऑर्गेनिक में करोगे, जिंक ऑक्साइड या फिर Cr2O3 डालते हैं तो CH3OH बनाता है, ठीक है। अच्छा, CO इज एब्जॉर्ब्ड, ये CO का ये सब है, याद रखना है इसको, बाय अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 1 क्लोराइड।
अच्छा ये नाम सुने हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट? हाँ सर, टर्मिनल अल्काइंस के लिए यूज होता है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ सीओ भी करते हैं तो ब्लैक मिल जाता है, सिल्वर ब्लैक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, CO इज एस्टिमेटेड, ये रिडॉक्स में आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब CO है कितना, तो अगर CO पता लगाना है कितना है, तो हम लोग CO को I2O5 से रिएक्शन करते हैं, तो ये बनता है I2 और CO2, और I2 जो निकलता है उसका फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं। ये रिडॉक्स में क्वेश्चन आता है। और लास्ट, CO reduces aqueous solution of पैलेडियम क्लोराइड टू पैलेडियम। बस इतने सारे प्रॉपर्टीज याद रखना। कौन कौन सा रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, होमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से। प्रिपरेशन में K4 एफिशिएंसी वाला याद रखना। ये भी अमोनिकल AgNO3 सोल्यूशन को सिल्वर ब्लैक बना देता है। न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, पॉइंट्स PdCl2 में पैलेडियम कर देता है। सर I2 प्लस Na2H2O3 का सेकेंड प्रोडक्ट क्या है? Na2S4O6 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भूलना मत ये दोनों। ये रिडॉक्स में आता है, ठीक है, रिडॉक्स में क्वेश्चंस भी तो बेस्ड होते हैं, और ये भी पूछता भी है कि CO को किसके साथ रिएक्शन किया जाता है, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, तो उसको I2O5। जैसे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। हाँ हाँ, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। चल हो गया। हाँ सर। इसके बाद आता है CO2। CO2 के बारे में ज्यादा चीज तो है नहीं, मैक्सिमम आप लोग को आता ही है, एसिडिक ऑक्साइड है, स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम ही है, ठीक है, नॉन पोलर होता है, कुछ मालूम ही है तुम लोग को। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस। लाइम वाटर टेस्ट लिखा नहीं रहा हूं, मतलब लिख लेना, लाइम वाटर टेस्ट देता है, मालूम होगा ना, मैं लिखा नहीं रहा हूं फिर से। तो बस इसके बारे में ज्यादा बातें हैं नहीं, ये तुम लोग को नॉर्मली है, ठीक है। अच्छा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, स्ट्रक्चर तो ये है, पहले ही बता चुका हूं स्ट्रक्चर ये। CO2 का इतना ही। हाँ CO2 का इतना ही, CO2 में ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं। रिएक्शंस NaOH प्लस CO2 सब यही भी हो, Na2CO3 प्लस H2O, लाइम वाटर, ठीक है। अच्छा, C3O2 के बारे में इंपॉर्टेंट, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जानते हो क्या होता है? ये इसमें P4O10 डाल दो
तो पानी जब खींच लेगा तो क्या बनेगा, C3O2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज मेलोनिक एसिड। कॉपी कर लिया तो बोला। एक सेकंड। करो। हो गया। 1 मिनट सर। हाँ ठीक है। C3O2 में ज्यादा बातें नहीं है, बस यही है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा ना, sp हाइब्रिडाइज है ना, लीनियर होगा। हो गया, आगे बढ़े। Yes. P4 क्या है, मतलब कौन सा एजेंट है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा इधर ध्यान दो, C3O2 में C3O, इधर ऐसे भी ध्यान, एक चीज देख लो, मतलब अगर ऐसे समझना है तो C3O2 में अगर पानी डालेंगे तो क्या बनना चाहिए बताओ, एनाहाइड्राइड है ना, तो C3O2 प्लस H2O क्या बनना चाहिए, मेलोनिक एसिड। तो ये ऐसे होता है, ये समझ में आया मैकेनिज्म। CO माइनस बनता है, यहाँ OH बनता है। बेसिकली यहाँ पर H ले लेता है। अच्छा उसके बाद ये पार्ट टॉटोमराइज हो सकता है क्या, हाँ सर। ये टॉटोमराइज कर दो दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, टॉटोमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो मेलोनिक एसिड बन गया। टॉटोमराइजेशन आता है ना, टॉटोमराइजेशन, हाँ इनॉल को आता है। टॉटोमराइज कर दो, देखो तो क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड हाँ बन सर। जाएगा। वही है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, बेसिकली तो C3O2 में, मतलब ये सब याद करने के थोड़े तरीके हैं, और क्या है, पानी डालोगे तो मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड से पानी खींचोगे तो C3O2। चलो आगे बढ़ू। Wait, sir. 2 मिनट रुकिए। हाँ ये समझ में आ गया ना कैसे बनता है। सर टॉटोमराइज होने के लिए उसका बीटा एच या फिर अरे टॉटोमराइज के ये चाहिए ना, इनॉल फॉर्म दिख रहा है ना, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म है ना ये ला। कीटो, हाँ समझ गया। तो बना दो, कीटो बन जाएगा ना, COOH, COH जब बीच वाला कार्बन पे आ जाएगा 2H। सर मैं पूछ रहा था बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी था ना, मतलब हाँ, इनॉल फॉर्म के लिए इनॉलिक यूनिट होना जरूरी है, कीटो बनने के लिए होना जरूरी है ना, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं है, दिस इज एल्डिहाइड कीटोन के लिए तुम्हारा बीटा हाइड होना जरूरी है।
अच्छा हाँ ओके सर समझ गया। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। चलो इसके आगे अब हम लोग करते हैं हेलाइड्स पर आ जाओ। अच्छा हेलाइड्स में MX2 भी बनाता है एंड MX4। स्टेबिलिटी मालूम है ना, अगर ऐसे पूछेगा +2 वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल है मालूम ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, बता चुका पहले। ठीक है, एक और चीज लिख लो, ऑल आर वॉलेटाइल liquids except GeI4 और SnI4। अच्छा इसके बारे में याद रखना, इनके बारे में SnI4 and GeI4 there is orange colored solid due to charge transfer। रेस्ट कलरलेस। ठीक है, तो SnI4 और स्टेबिलिटी तो मालूम होगा तुम्हारा, अगर कोई पूछेगा विच इज मोर स्टेबल, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मालूम ही। सर चार्ज ट्रांसफर लिगेंड्स और मेटल आयन के बीच में नहीं होता था? हाँ यहाँ पर I- से टिन के बीच होता है, I- टिन को देता है। ये लिगेंड्स है। लिगेंड टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा भी और भी सारे हो सकते हैं ना, जहां जहां हो सकता है चार्ज ट्रांसफर। ओके चार्ज ट्रांसफर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये भी एक केस है जहां पर ये चार्ज ट्रांसफर के कारण है। चलो हो गया। हाँ सर। बाकी तो पूछता है ज्यादा स्टेबल कौन है, तो CCl4 PbCl4 में स्टेबल, तो +4 स्टेट मतलब अनस्टेबल होगा डाउन द ग्रुप, वो आता ही होगा। ठीक है, अच्छा कार्बाइड्स binary compounds containing carbon and another less electronegative element, उनको कार्बाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कितने काइंड्स ऑफ कार्बाइड्स होते हैं? एक होता है सॉल्ट लाइक,
ठीक है। अच्छा, सॉल्ट लाइक में कौन कौन है मैं लिखा नहीं रहा हूँ। Al4C3 Be2C, याद है हाइड्रोलिसिस से क्या आता है? ऑल्सो नोन एज मिथेनाइट्स। ठीक है। CaC2 के हाइड्रोलिसिस से इथाइल। C2H2, हाँ इसको बोलते हैं एसिटाइलाइड। ठीक है। और Mg2C3 के स्ट्रक्चर से प्रोपाइन। पाइन बोलते हैं अलाइल। CH का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा। और अलाइल का स्ट्रक्चर कैसा है? सर आप रिपीट कर सकते हो, शायद से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। वही सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स, मतलब जो कि ग्रुप 1 के साथ ऐसे जो जिनका सॉल्ट लाइक में ये चारों आते हैं, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। हाइड्रोलिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, नाम बस दे दिया। इनको मिथेनाइट्स बोलते हैं, इसको एसिटाइलाइड बोलते हैं, इसको अलाइलाइड बोलते हैं। सर दूसरे माइनस चार्ज का क्या होता है? कौन सा चार्ज बताओ? किस? हाँ +2 है, समझ गया। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है कोवलेंट कार्बाइड्स। कोवलेंट कार्बाइड्स नाम बता ही रहा है यार, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड, केमिकली इनर्ट। एग्जाम्पल SiC याद रखना, B4C याद रखना। SiC का नाम कार्बोरंडम, और एक था कोरंडम। कोरंडम याद है किसको बोलते थे? कोरंडम A2D। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? SiO2 प्लस कार्बन, दो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर Si प्लस CO मिलता है, और Si प्लस C SiC। Excess of coke is used। SiC used as an abrasive, बहुत हार्ड होता है। रिएक्शन करता है तो NaOH के साथ,
कॉपी करो। चलो हो गया। हाँ यस सर। सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, यहाँ नाम पूछता है। कार्बोरंडम इसको बोलते हैं, और एक हो गया मेटालिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। जैसा कि नाम बता रहा है, इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं। कार्बन ऑक्यूपाई, अभी सॉलिड स्टेट का ही बात है, बट ऑक्यूपाइज सर हमारा द, सॉलिड स्टेट होगा कब? वो यार मेरे ख्याल से इसके बाद ही होगा यार। फिजिकल के तुम लोग के 2 बचे हुए हैं ना, तो ये सब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं ये सब वहीं पर होता, कि पैकिंग का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे पैकिंग होता है। सर सरफेस केमिस्ट्री भी बचा है ना। सरफेस केमिस्ट्री तो उतना मतलब ठीक है, वो तो हो जाएगा, बट दैट इज नॉट दैट, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि खुद से भी कर सकते हो, होगा तो जरूर, पेस में सब होगा, ऐसा नहीं कि कुछ छूटेगा। हाँ, सॉलिड स्टेट तुम लोग को थोड़ा खुद से नहीं होगा, वो होना चाहिए था, बट अब क्या करें, अभी थोड़ा ये आ गया है तो क्या बोल दे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर सीसीपी मतलब? वही इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सब नाम है पैकिंग का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एचसीपी, एफसीसी। सर तो अभी के लिए आप फुल फॉर्म लिखिए ना प्लीज, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है, लिख लो। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सॉलिड स्टेट थोड़ा मालूम होना चाहिए। सर इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? वही होता है, देखो होता क्या है ना, थोड़ा आइडिया ले लो। इसमें होता क्या है, पैकिंग में क्या होता है ना, ऐसे बीच में अनायंस रहते हैं। मतलब मैं तुमको एक 2 डायमेंशनल दे रहा हूँ, ये 3D में होता है बेसिकली। इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इनके बीच में आ जाता है। ये मैंने बहुत रफ आइडिया दिया है, मतलब एक लाइन वाला नहीं होता है, मतलब ऐसे एक लाइन में डाल दिए। 3 डायमेंशनल देखोगे तो पैकिंग हो जाता है। जैसे कि अब जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लो। जैसे एक क्यूब रहता है ना, तो कहाँ कहाँ रहता है, एफसीसी का मतलब होता है, समझो कि हर फेस के सेंटर पर है, हर कॉर्नर पर है, और हर फेस के सेंटर पे होता है। तो यहाँ पर बीच में इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक क्यूब इमेजिन करो, उसके हर कॉर्नर पे डालो अनायन, और हर फेस के सेंटर पे डालो, तो बीच में एक गैप बच जाएगा, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो उन ऑक्टाहेड्रल होल्स में रहता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत आगे आएगा, इसको नोट नहीं करना है, तो इसीलिए बोला वो ऑक्टेल होल्स में होता है, तो पैकिंग में ही समझ में आता। तो बीच वाला जो होता है वो एक ऑक्टेल वॉइड बन जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। टीएसी टंगस्टन का कार्बाइड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
अच्छा पहले वाले केस में लिख लो B4C जो था वो हार्डर था सिलिकॉन कार्बाइड, कोवलेंट कोवैलेंट में उसका B4C वाज हार्डर देन सिलिकॉन कार्बाइड, वो पहले ऐड कर देना। तो B4C इवन हार्डर देन सिलिकॉन कार्बाइड। यस सर। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक आयनिक होता है, शॉर्ट लाइक होता है, कोवलेंट होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग का कार्बन वाला शायद खत्म है, ये पूरा खत्म है। अच्छा तुम लोग का जो होमवर्क दिए थे बना कि नहीं, तुम लोग का बन रहा है कि नहीं? हाँ सर हो गया सर, 2-4 डाउट्स थे सर बस। हाँ देखना, जनरली नोट्स देखोगे तो सब बहुत एक्सटेंसिव नोट्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा तुम लोग एक चीज बताओ, मतलब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग क्या अगर सपोर्ट करो तो संडे रखूं क्या, कि तुम लोग जो बोलोगे, अगर टेस्ट है पढ़ाई करना है तो फिर छोड़ भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जैसा बोलो। सर टेस्ट तो मंडे को है ना? तो संडे को क्या, मुझे सिर्फ 1.5 आवर ही चाहिए, यही 3:45 रख दूं क्या? यस सर। हाँ हाँ ठीक सर है सर। चलेगा। समझेगा, सर समझो 7 कि से 8 होता है ना टेस्ट हम लोग का। वो मंडे को होता है ना, मंडे को है ना, इस बार मंडे टेस्ट है। मंडे है ना, पक्का ना? सुबह ले लीजिए ना। हाँ सर सुबह ही ले लीजिए फिर। सुबह में कितना बजे चाहिए तुम लोग को, सुबह 9 में? बजे। सर 9:30। 11 बजे। 11 चलो बजे सर ठीक है। चलो 11 ठीक है। हाँ सर। हाँ सर 11। हाँ तो मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, 11 to 12:30 रख लो, ठीक है, हो जाएगा। 11 to मैक्सिमम 1-2 घंटा, समझो 1 घंटे के लिए बस आना, 1-1.5 घंटे के लिए पढ़ाई तो कर ही रहो, ठीक है। मैं तुम लोग को भेज दूंगा फिर अलग से, फ्री होना पूरा, हाँ ठीक है। सर। हाँ चलो, सर। और मैं तुम लोग को फिर से होमवर्क भेज देता हूँ, फिर से कर लेना।